जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल वेटरनरी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके रिसेंटली कमेंट आ रहे थे इसी पोस्ट के ऊपर कि सर कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट पर अप्लाई कैसे करें, इसके बारे में आप एक सेपरेटली वीडियो बनाओ और आप हमको पूरा प्रोसेस बताओ कि इसमें बिना एक्सपीरियंस के या फिर एक्सपीरियंस के साथ कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहां पर आपको सभी पोस्ट के नाम और फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि जो कि 29 अगस्त 2020 है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि आपकी 27 सितंबर 2020 रखी गई है। अब यहाँ पर जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने डायरेक्टली ये इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली इसी वेबसाइट का लिंक देने वाला हूं ताकि आपके सामने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट पेज आ जाए। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। सबसे पहले जो इसकी एलिजिबिलिटी और वैकेंसी डिटेल है वो देख लेते हैं। कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट पर टोटल 161 पद निकाले हैं। इसमें अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे और क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो देखोगे कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल है। क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। जो आपकी 10वीं है वो आपकी साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। इसी के साथ डिजायरेबल रूप में आपसे 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। तो बेसिकली जो डिजायरेबल का मतलब होता है, अभी तक जितनी भी भर्ती निकली है उसमें तो ये होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब भी आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। बट जिनके पास डिजायरेबल का जो एक्सपीरियंस है वो होगा उनको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो सिर्फ 10वीं पास से ही अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब तो ये होता है। बाकी अब हम जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है इसके अंदर जानते हैं कि क्या बिना एक्सपीरियंस के आवेदन कर सकते हैं या फिर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। तो रजिस्टर होने के लिए आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इस रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा जहां पर सबसे पहले दिया जा रहा है पोस्ट अप्लाइंग फॉर। तो यहां पर दोस्तों आपको जो आपकी पोस्ट है कांस्टेबल वेटरनरी की ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर है फर्स्ट नेम। तो यहां पर आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो आपको यहां पर डायरेक्टली सरनेम फिलअप कर देना है। और ये जो नाम आपने यहां पर भरा है आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। और साथ ही जो आप फादर और मदर नेम भरोगे ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। तो चलिए यहाँ पर अब आपको अपने पिताजी का नाम भी एंटर कर देना है और जो आपकी माताजी का नाम है वो भी यहाँ पर आपको डालना है। और डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करके भरनी होगी। ये डेट ऑफ बर्थ भी दोस्तों आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से इसको फिलअप कर देते हैं। करने के बाद दोस्तों आप नीचे देखोगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आती है नेशनलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन या फिर जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। रीजन आपका क्या है, रिलीजन आपका क्या है वो आपको चूज करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आता है मैरिटल स्टेटस यानी कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है वो आपको चूज करना है। मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डिवोर्स हो। तो चलिए हम यहाँ से अनमैरिड सिलेक्ट कर लेते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी होगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी SC ST से फिलअप कर रहे हो तो जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ से चलिए हम ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है कि यू हैव सिलेक्टेड ओबीसी कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये दिखाना होगा। देयर विल बी रिलैक्सेशन इन एज ऑफ 3 ईयर। और जो ओबीसी कैटेगरी है उनको 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी और SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप इनमें से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है पहले सवाल के आंसर में, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप अफेक्ट हुए थे 1984 के रियोट्स में या फिर 2002 के कम्युनल रियोट्स में तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। अगर आप
एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके अलावा वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विद 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी आईडी यहाँ पर दी जा रही है इनमें से आपके पास जो भी आईडी है वही आईडी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और सिलेक्ट करने के बाद उसका जो भी आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो आपको भरना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, अब वो मार्क्स चाहे कैसा भी हो, कहीं पर भी हो, आप उसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे हिंदी में या फिर इंग्लिश में। हिंदी जो आप लिखोगे वो आपको इंग्लिश वाली ही हिंदी लिखनी है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, ना कि आपको शुद्ध हिंदी लिखनी है। इसके बाद है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी भी फिलअप कर देनी है। ये फिलअप करने के बाद आप नीचे देखोगे कांस्टेबल वेटरनरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन, इसमें है नेम ऑफ स्कूल, तो यहाँ पर आप चाहे तो नेम ऑफ स्कूल डाल दीजिए, यानी कि अपने स्कूल का नाम, या फिर सीधा आप यहाँ पर बोर्ड का नाम भी दे सकते हो। किस ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास कर ली थी वो आपको भरना है। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको भरना होगा। सर्टिफिकेट नंबर, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसी के ऊपर आपको ये सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा राइट साइड में, तो आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारे वक्त की मार्कशीट थी उसमें आपको राइट या फिर लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। पुराने टाइम के का मैं कुछ कह नहीं सकता। डेट ऑफ इश्यू यहाँ पर जो भी है वो आपको भरनी होगी, ये भी आपको मार्कशीट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको भी सेम तरीके से भरनी है। फिर आते हैं सब्जेक्ट, तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये फिलअप कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट के एक एक करके नाम लिखने हैं। मुझे एक कैंडिडेट का कमेंट आया था जिसने बोला कि सर मैंने क्वालिफिकेशन में जब सब्जेक्ट वाला कॉलम आया तो उसमें लिख दिया ऑल सब्जेक्ट। अब ऑल सब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट फिक्स होते हैं 5 या 6 ही, सभी के पास अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए आप अपने सब्जेक्ट के नाम एक एक करके यहाँ पर लिखे, तभी आपका फॉर्म के अंदर आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आती है अगर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर ग्रेडिंग, तो यहाँ पर दोस्तों जिनके नंबर सीजीपीए के अंदर है उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर भरने होंगे। तो हमने ये जानकारी भर दी है। अब भरने के बाद नीचे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। 10th और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास विद साइंस एज मेन सब्जेक्ट, अगर आपने की है तो यहाँ पर यस कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है तो इसलिए हम आपको यस करना होगा। फिर है डिजायरेबल, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात की थी। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट, जो कि आपको बोला है, तो अगर आपके पास है यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप जो डिजायरेबल की क्वालिफिकेशन है इसमें नो करते हो और नो करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कांस्टेबल वेटरनरी एज पर योर क्वालिफिकेशंस, यानी कि इसमें अगर आपके पास ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसलिए का मतलब ये भी होता है कि जो डिजायरेबल का एक्सपीरियंस मांगा है ये कोई चाहिए के रूप में नहीं मांगा बल्कि कंपलसरी रूप में मांगा है। तो चलिए हम यहाँ से ओके करते हैं और अब हम यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करते हैं। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए आप नेक्स्ट पेज पर आ चुके हो। इसका मतलब आप फिर से जान लीजिए कि आपसे जो एक्सपीरियंस मांगा है ये बहुत ही जरूरी रूप में मांगा है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ अपने परमानेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है और दूसरी तरफ आपको अपने कोरस्पोंडेंस की जानकारी भरनी है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पर भर देना है। पोस्ट ऑफिस जो भी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तहसील आपको अपनी लिखनी है, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो, अगर आप नहीं करते विलेज से बिलोंग तो इसको खाली छोड़ दीजिए। पुलिस स्टेशन आपके पास का कौन सा है वो आपको यहाँ पर भरना है। इसके अलावा स्टेट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आते हैं पिन कोड, तो आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको भर देना है। वेदर इट इज़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर नीचे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इन सभी में नो ही कर देना है। अगर आप किसी में भी यस करोगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन के और फिर आपको आगे चल करके भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और उस केस से जुड़ी हुई जानकारी आपको आगे देनी होगी। अगर उनको लगता है कि हाँ अब आप क्लियर हो इस केस से तो आगे आपको जो कैंडिडेचर है उसको
कंटिन्यू किया जा सकता है, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ये करने के बाद यहाँ पर एक पासवर्ड डालना है जो जिसकी लेंथ कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए, और फिर इसको डाल करके कंफर्म करना है। नीचे यहाँ पर जो आपको ये दिया जा रहा है आपको इनके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो फॉर्म की जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है उसका प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन आ जाएगा, यानी कि आपके द्वारा भरी गई प्रत्येक जानकारी को आप चेक भी कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गलती है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। तो आपको एक एक करके सभी जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करते हुए आना है, क्योंकि आप इस जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो तभी आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर टिक करना है, और फिर इसके नीचे भी आपको टिक करना है, और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर ओके करना है। फिर आपको बोला जाएगा कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स। ये आपसे बार बार इसलिए पूछा जा रहा है कि आप एक बार फॉर्म को सबमिट करने के बाद इसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो पूरी तरीके से श्योर होना है और यहाँ से ओके कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाएगी। इसी के साथ आपको इस स्टेप के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपना फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको फोटो का एग्जांपल भी दिया जा रहा है। आपका फोटो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी और पीएनजी का एक्सेप्ट किया जाएगा। फाइल साइज 500 KB से कम रहना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। इसको ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो सिग्नेचर है सिग्नेचर का साइज 200 KB से कम ही रहना चाहिए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा साइज आपको दिया है। तो आप 100 KB से 200 KB से कम जितने भी साइज में है आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ओपन करना है, आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है 10वीं की। इसमें आप इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर पीडीएफ का रख सकते हैं। फाइल का साइज 500 KB से कम ही रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी। फिर आता है अपलोड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को इसके अंदर डाउट है कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है। दोस्तों ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही है, कुछ और नहीं है। आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के अंदर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जिसमें कि कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। बेसिकली अगर आप ड्राइवर की कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर भी अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट है या उसका फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक रैंडम इमेज ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म को डेमो के रूप में मैं भर रहा हूं। फिर आता है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपने आईडी चूज की थी उसका नाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको वही आईडी, अगर आप आधार कार्ड आप चूज किए हो तो आपको उसकी फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी दोनों को मर्ज करके एक फाइल बना लेना है इमेज की, और वो आपको अपलोड करनी होगी। पैन कार्ड है तो आप उसको फ्रंट ही अपलोड करना है। पासपोर्ट है तो भी आपको उसका फ्रंट साइज ही अपलोड करना होगा। नीचे है अपलोड कैटेगरी। अगर आपने इस फॉर्म को SC ST OBC से भरा है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये सब करने के बाद आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना है, और करने के बाद नीचे आकर के प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे दी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। नीचे है पोस्ट अप्लाइड की, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। अब आप यहाँ पर पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाओगे। आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें कि आप जिस भी माध्यम से चाहे अपने एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हो, चाहे नेट बैंकिंग हो या फिर डेबिट कार्ड हो या फिर भीम UPI हो। तो दोस्तों फीस जमा करने के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे, और आप फिर से लॉगिन करके जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है, फीस जमा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर आपकी फीस अकाउंट से कट हो गई है बट यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई है तो आपको फीस दोबारा जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कम से कम 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस 100% अपडेट हो जाएगी। अगर बैंक की वजह से फीस कहीं पर बीच में है, इनके पास नहीं पहुंची है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको रिफंड भी कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी सशस्त्र सीमा बल कांस्टेबल वेटरनरी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।